ओके, तो जब जेनेटिक डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, व्हेन जेनेटिक डिसऑर्डर, इट मीन्स कि इट इज रिलेटेड टू समथिंग, जीन, जीनोटाइप, क्रोमोसोम, ओके, म्यूटेशन, कुछ भी आप समझ लो। आपको इतना समझ में आ चुकी है कहानी कि देयर इज इंफॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, ठीक है, जिसमें ऑल ऑफ सडन चेंज होने से म्यूटेशन हो रहा है और उस वजह से कोई डिजीज अराइज हो रही है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, तो उस डिजीज का कोई पैटर्न होगा। एदर दिस इज मेंडेलियन, या तो वो मेंडल के लॉ को फॉलो करते हुए पैटर्न होंगे, मतलब जीन से रिलेटेड होंगे। फैक्टर्स, फैक्टर कहा था उन्होंने जीन को, एलिमेंटिव फैक्टर जीन के लिए कहा था। तो एदर समथिंग इज रिलेटेड टू जीन, जैसा अभी आपने देखा पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और समथिंग इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, शेप। ओके, तो जीन और क्रोमोसोम ऐसे आपको समझना है। अब बात आती है ह्यूमन की। ह्यूमन में जब हम केस स्टडी करेंगे किसी चीज की, किसी डिजीज की, किसी पैटर्न की, तो हम ह्यूमन के लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, जो स्टडी करने वाला है वो बंदा भी एक ह्यूमन है, अगर वो लाइफ स्पैन को लेके और डिजीज के पैटर्न को देखेगा, 1 to 2 to 3 जनरेशन, दादा से लेके मतलब ग्रैंडफादर से लेके ग्रैंडसन तक अगर वो देखेगा, तो उस बंदे की खुद की लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन कि इट विल टेक की होल स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री। ठीक है, बैठ के नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए एक पैटर्न बनाया गया, एक चार्ट बनाया गया, और उसमें फैमिली ट्री, जैसे आपने कभी देखा होगी गूगल पे आप डालते होगे हॉलीवुड का, चलो रॉयल फैमिली तो हम भी बात करते हैं, बॉलीवुड की कपूर फैमिली का लोग फैमिली ट्री देखते हैं। ठीक है, कपूर फैमिली बॉलीवुड में देख रहे हो, ऋषि कपूर वाली, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, करीना कपूर, रणवीर कपूर, ठीक है, करिश्मा कपूर, तो इनकी जो बबीता कपूर, इनकी जो कपूर फैमिली है मूवीज में, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि कई लोग मूवी के अंदर हैं, अगर आप इनको, आप जानना चाहो कि कौन किसका भाई है, कौन किसका पापा है, कौन किसका चाचा है, कौन कौन सगे भाई थे, तो यू विल गो फॉर द कपूर फैमिली ट्री। ठीक है, तो आपको गूगल पे बहुत आराम से कपूर फैमिली की ट्री मिल जाए। तो हम आपको कह रहे थे कि अगर आप बॉलीवुड में देखना चाहोगे कपूर फैमिली में, और इसमें कि बच्चन बच्चन फैमिली की श्वेता बच्चन भी कपूर फैमिली से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो एक ब्रांच और पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है, तो यू गो फॉर द ट्री। तो ये तो एक पैटर्न हमने बताया कि एक बहुत बड़ी फैमिली और रेपुटेड फैमिली और नोन फैमिली है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आप ऐसे उलझ जाओगे, किसी से पूछोगे कुछ मिलेगा, किसी से पूछोगे कुछ मिलेगा। तो आप जब कपूर फैमिली की ट्री देखोगे, तो यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ कपूर फैमिली। ओके, सेम वे में इफ यू वांट टू study some pattern of disease, some pattern of disease in a particular family, ओके, तो कुछ आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है, और उससे आप उस फैमिली के ट्री की स्टडी करते हो कि उस फैमिली में क्या पैटर्न चल रहा है। ओके बच्चा, जैसे मैं आपको रॉयल फैमिली का ट्री दिखा, ये देखो, ये रॉयल फैमिली का है, पेडिग्री ट्री। ठीक है, तो रॉयल फैमिली की डिजीज कौन सी है? हीमोफीलिया। सुना है तुम लोगों ने कभी? रॉयल फैमिली की डिजीज क्या है? हीमोफीलिया। तो यहाँ पे देखो, हीमोफीलिया का पैटर्न जो है, हीमोफीलिया मेल को होता है। अभी कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक जनरेशन में बैठ के आप देखो, तो यहाँ पे आपको इस जनरेशन में सिर्फ एक पर्सन दिखा डिजीज, और ऊपर कोई पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा, मदर फादर नॉर्मल है, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सब कुछ बताते हैं, अभी बस सिर्फ समझो। फिर ये एक रो, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई पेरेंटल जनरेशन। तो 4 जनरेशन की आपको एक हिस्ट्री दिख रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सभी क्या है? ब्रांच, 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 ब्रांच,
ब्रांच, और पता है आपको ब्रांच होगा तो स्टेम होगा, स्टेम होगा तो कुछ तो रूट होगा। तो आप कलेक्टिवली इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे जिसमें जनरेशन 3 to 4 जनरेशन की आप पेडिग्री चार्ट बनाते हो, उसको आप क्या बोलते हो? पेडिग्री ट्री। इज इट क्लियर? और इस पेडिग्री ट्री से जब आप एनालिसिस करते हो कि डिजीज का पैटर्न क्या चल रहा है, तो उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। एंड पेडिग्री एनालिसिस से आप जब डिजीज बताते हो कि ये किस तरीके की डिजीज है, देन यू विल डिकोड द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पेडिग्री ट्री। तो पेडिग्री क्या होता है ये समझ में आया? बिकॉज रीजन पूछेगा डायरेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द सेवरल जनरेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई they will prefer a family tree chart for study a certain pattern of disease. Is it clear? बात समझ में आई कुछ? हम्म। तो देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पता नहीं कैसे क्या है। ऑब्वियसली जब इतनी चीजें पढ़ ली हो अभी, तो कितना एक पूरा एनसीईआरटी खत्म हो चुका है, दूसरी एनसीईआरटी के 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो इतना पढ़ते ही चल रहे हो, तो समझ में ये भी आएगा ही आएगा, जाएगा। ओके। तो जस्ट बी अटेंटिव एंड फोकस करो। जब भी नहीं, जहां पे छोटी सी बात भी नहीं समझ में आए तो उसको पूछना, अदरवाइज हम तो डेप्थ तक चले जाएंगे। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स डिजीज आर इनहेरिटेड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, ये चला आ रहा है। ठीक है। एक होता है ना कि जैसे देखो नॉर्मली लोग शादी ब्याह का रिश्ता गांव साइड में या कहीं पे भी ऐसे करते हैं, तो वो देखते हैं कि कहीं इस फैमिली में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, मतलब विदाउट नॉलेज पेडिग्री को वो नहीं, उनको जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, लेकिन फिर भी वो एक अवेयर की कोई एपिलेप्सी तो नहीं है, किसी को मिर्गी का दौरा तो नहीं आता है इनके भाई बहन में, या दुल्हन को या दूल्हे को। तो इस तरीके की एक क्वेरी करना ना बहुत टाइम से चला आ रहा है। उसका पैटर्न अलग हो सकता है, उसके उसकी सोच समाज में अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन पर्पस यही होता है कि देखना होता है कि हाँ कहीं ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है। दिस वॉज बेस्ड ऑन द, अगर हम उसी को देखें तो वहां पे इनहेरिटेड का जो पैटर्न है, हेरिडिटरी का जो फिनोमिना है, उसी फिनोमिना की वजह से उस फैमिली में एक स्टडी की जाती है, एक वॉच किया जाता है। वो लोग क्या स्टडी करेंगे जो शादी तय करें, मतलब एक तरीके का वॉच करते हैं वो, कि क्या इस घर में या पर्टिकुलर दूल्हा दुल्हन को कोई ऐसा डिजीज विजीज तो नहीं है इनके फैमिली। ठीक है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिली। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप पैटर्न देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है। सर्टेन फिनोटाइप, कोई डिजीज, डिजीज हमेशा कैसा होगा, फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन दे रहा होगा। आफ्टर द रीडिस्कवरी आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, कब हुई थी रीडिस्कवरी, कब हुई मेंडल्स के वर्क की? व्हाट वाज द ईयर ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क? एंड हु वाज द साइंटिस्ट? कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की? चलो सुनो आगे। Wendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. वेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनके वर्क की रीडिस्कवरी कब हुई, कौन साइंटिस्ट के? तुम्हारा होमवर्क है, अपना रिवाइज करो। सिंस इट इज एविडेंट, और उसी से एक पैटर्न चला, स्टडी फॉर द हिंट ऑफ अबाउट द स्टडी इन इनहेरिटेंस पैटर्न, तभी वहां से बैटसन, ठीक है, मॉर्गन, इन लोगों के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस मतलब अंडर द नोन नोन क्रॉसेस, की क्या क्रॉस है, क्या हाइब्रिड बनेगा, कौन फ्यूज करा रहे हैं हम, मेल क्या है फीमेल क्या है, कैरेक्टर क्या देख रहे हैं, तो कंट्रोल क्रॉसेस हो गए दैट कैन बी परफॉर्म इन पी प्लांट
और सम अदर ऑर्गेनिज्म हमने देखा। ठीक है, गार्डन पी, पी प्लांट में गार्डन पी मेंडल ने किया, स्वीट पी लेथाइरस ऑड्रेथस। ठीक है, और फिर हमने ड्रोसोफिला की भी बात की, एक फ्लाई की बात की। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हुआ, मेज की बात की थी, कर्नल की बात की थी। आर नॉट पॉसिबल इन केस अदर ऑर्गेनिज्म। जब हम देख रहे थे स्टडी प्लांट के, हमने केसेस देखे, मेज में सीड का कलर देखा, ग्रेन्स की बात की। ठीक है, ड्रोसोफिला के विंग्स के स्ट्रक्चर की बात की, ड्रोसोफिला के मिनिएचर साइज की बात की, पैटर्न को देखा हमने कि किस तरीके से उसका पैटर्न फ्लो हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। Study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. आपको ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, अल्टरनेटिव भी मिलेंगे। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे समझना, एक तो पॉसिबिलिटी, हम जो पुनेट स्क्वायर बना रहे थे, तो हम वहां पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल लेते। जैसे जस्ट सपोज मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ गैमेट थे उसके अकॉर्डिंग हम पुनेट स्क्वायर बना रहे थे। जैसे टी टी का क्रॉस है, तो हमें पता था कि हमारे पास 1:2:1 का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, रेशियो मिल रहा है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्लांट के केस में ऐसा मिल रहा है। लेकिन ह्यूमन के केस में आप बात करोगे तो ह्यूमन एक बार में कई सारे सीड जैसा स्ट्रक्चर तो प्रोड्यूस नहीं करता है। समझना ध्यान से, ठीक है, कई सारे सीड तो नहीं निकल रहे हैं कि सारे सीड और सारे पैटर्न आपको एक बार में दिख जाएंगे, या एक पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता। दिस इज द रेशियो। अगर आप इसको 100 प्लांट में निकालोगे तो भी फॉलो होगा, 1000 में करोगे तो भी फॉलो होगा, 10,000 में करते हो तो भी फॉलो होगा। उसका 1:2:1 का रेशियो आपको मिलेगा। ओके, बट इन केस ऑफ ह्यूमन, आप इस मेथड से यू कैन प्रिडिक्ट कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, समझना, what are the possibilities of the child to being a particular genotype। एक चाइल्ड के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी, या एक पेरेंट के जो कॉम्बिनेशन है, कपल का जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का, उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी का ट्रेट है, वो आप देख सकते हो। मतलब वो आप एनालिसिस कर सकते हो। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका एक ही बच्चा है तो आप ये कहाँ से तीन कहाँ से ढूंढ के लाओ। ठीक है, या वो एक बार में जब उसका बेबी हुआ, एक ही बेबी हुआ, और दूसरी बार में जो बेबी हुआ, हो सकता है फिर से इसी जेनेटिक कॉम्बिनेशन का आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीसरी बार बेबी हुआ तो फिर से इसी कॉम्बिनेशन का आ जाए, तो उसकी प्रोजेनी तो आपको एक ही टाइप की दिख रही है। तो इट कैन बी पॉसिबल। ऐसा नहीं है ना कि एक सीड, एक मटर की फली जैसे 6 बच्चे आ रहे हैं ह्यूमन के केस में। ठीक है, अंटिल यू टॉक अबाउट द सर्टेन स्पेसिफिक केसेस, 6 बच्चे भी हुए हैं, 8 बच्चे भी हुए हैं, 2 बच्चे भी होते हैं, ट्विंस पता ही है अपने को, ट्रिपलेट पता ही है, तो होते हैं वो। लेकिन वो जनरल केस नहीं है। चलो ट्विंस तक भी जनरल हम ले लेते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में इट इज पॉसिबल ना कि जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हो फिर से फर्स्ट वाला जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बन जाए, क्योंकि जीन तो वही है, पेरेंट तो वही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन गैमेट बनाने की प्रोबेबिलिटी फिर से वही होगी। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी, थर्ड प्रेगनेंसी में भी हो सकता है तीनों बेटे हो जाए, हो सकता है तीनों बेटियां हो जाए, हो सकता है 2 बेटे एक बेटी हो सकता है एक बेटा एक बेटी हो सकता है एक ही बेटी हो। एक्चुअल में क्या दिख रहा है वो प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट होगा। इज इट क्लियर? एक्चुअल में क्या दिख रहा है, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ चेकर बोर्ड। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी प्रोबेबिलिटी आपको एक कपल की दिख ही जाए, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई मक्खी नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है। इज इट क्लियर? एनिमल इन द केस, मक्खी प्लांट टाइप वाला छोटा लोअर एनिमल नहीं है कि जिसकी प्रोजिनी नंबर में ज्यादा है, हनी भी नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि हम यहाँ पे बात किए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो आपको पुनेट स्क्वायर बता देगा, ये आपको मेंडल के लॉ से, चलो हम मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशंस के आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, इट विल बी ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी।
जरूरी नहीं है कि सारी प्रोबेबिलिटी फॉलो हो, लेकिन इसी का एक पार्ट होगा, कुछ नया नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ओके। तो उसी सब की कहानी यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, हमेशा अल्टरनेटिव मिलेगा आपको, पैटर्न मिलेगा, डिप्लॉयड कंडीशन है, होमोलॉगस कंडीशन मिलेगी, होमोलॉगस पेयर आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, सिंपल वही कहानी जो दुनिया में चल रही है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक फ्यू की ह्यूमन का, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, देन ऑर्गन डेवलपमेंट है तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, और एक ह्यूमन बॉडी फिटस डेवलपमेंट आपने कवर किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके। अब उस फीटस में कौन सी डिजीज आ रही है, कौन सा जेनेटिक वो फैमिली का क्या पार्ट ला रहा है, इसको आप स्टडी करते हो तो 3 से 4 जनरेशन में आपने स्टडी की, तो उसको आप एक चार्ट बनाते हो, उस चार्ट में कुछ सिंबल यूज होते हैं, और उसको कलेक्टिवली आप पेडिग्री चार्ट बोलते हो, फैमिली ट्री बोलते हो ऑफ डिजीज, एंड उस एनालिसिस को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हो। चलो इतना यहाँ से एनसीईआरटी के पॉइंट चल रहे हैं, आप मार्किंग कर लो, उसके बाद हम लोग आते हैं सिंबॉलिक पे। Such an analysis of traits in a several of generation of a family called the pedigree analysis। ये ध्यान रखना, एक एक जनरेशन को नहीं देख सकते, जैसे ग्रैंडफादर से फादर में देख रहे हो, ग्रैंडफादर और फादर का देख रहे हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमेशा कैरेक्टर आपको दिख जाए। ठीक है? फादर का सन में देख रहे हो तो भी हो सकता है कि कोई कैरेक्टर रेसेसिव चल रहा है, वो ग्रैंड सन में निकल के आए, इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है? सन के सन के सन में आया, तो यू हैव टू स्टडी द सेवरल जनरेशन to identify a particular pattern कि वो कहाँ से कैसे जा रहा है। In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree। सेंटेंस वाइज पूछ लेगा क्या क्या सेंटेंस करेक्ट है, तो ये सारे सेंटेंस आपको एक साथ में पेडिग्री जेनेटिक डिसऑर्डर के दे सकते। ओवर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन ओवर जनरेशन। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease। ओके, कौन सा? इनहेरिटेड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होगा, यू नो ना एक्वायर्ड ट्रेट, जो उसने अपने लाइफ में अचीव किया दैट इज एक्वायर्ड। ठीक है? कोई क्रिकेटर है, कोई डांसर है, ठीक, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक, तो दैट इज अ ट्रेट जिसने जिसको उसने लाइफ में एक्वायर्ड किया, वो उसके जीन में नहीं है। ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना जरूरी है, राजा का बेटा राजा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैटर्न ये चलता है कि हाँ भाई, एक फैमिली स्टडी पैटर्न है, वो स्टडी पैटर्न है, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हो ये जरूरी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जब जीन पे कोई इंफॉर्मेशन आएगी और वो डोमिनेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो वो हर जनरेशन में जाएगी, वो रेसेसिव इंफॉर्मेशन है तो वो होमोजाइगस कंडीशन में जब भी आएगी तो एक्सप्रेस कर जाएगी। इज इट क्लियर? देखते हैं इसको और आगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन 5.13, और ये आपका इम्पोर्टेंट सिंबल्स। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी के ही सिंबल्स की बात कर ले रहे हैं। जस्ट जैसे आपने फ्लोरल डायग्राम बनाया था उसमें से आपने कुछ सिंबल्स यूज किए थे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ है। अब ये सिंबल आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और सिंबल अगर पूछ रहा है पेडिग्री से तो वो तो सबसे इजिएस्ट टाइप के क्वेश्चन होगा। पेडिग्री एनालिसिस नहीं आई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पूछा, पैटर्न नहीं पूछा, डिजीज नहीं पूछा, और सिंबल पूछ लिया, तो दैट इज इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पार्ट। ओके, तो आप जस्ट फोकस करो। अगर स्क्वायर है तो इट शोज मेल, सर्कल है, स्फेरिकल, ठीक है, सर्कल है तो इट शोज फीमेल, ठीक है, डायमंड शेप है, इट शोज कि कोई भी सेक्स अनस्पेसिफाइड है, या तो उस फैमिली ट्री में उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला है कि वो बच्चा मेल था या फीमेल था, ठीक है, या तो वो मदर वॉर्म में डेथ होने की बात होगी, कुछ ऐसी कहानी है कि एक एक बच्चे का हम कैसा बना रहे हैं, अनस्पेसिफाइड सेक्स है। ओके, तो हम इस तरीके का सिंबल रहता है वहां पे।
फिर अननोन है, मतलब उसके बारे में पता नहीं चल रहा। पेडिग्री एनालिसिस तो ऐसे ही होगी ना बेटा, पूछ पूछ के होगी। एक एक ये पूछने वाली चीज होती है, एक होता है रिकॉर्ड, जो आजकल पंजीकरण होता है ना, जनगणना वाला, उनके पास होता है आपका फैमिली रिकॉर्ड। और जैसे गांव वगैरह में जमीन होती है, ठीक है, वहां पे भी आपका, जैसे मेरा मेरा मेरे पापा के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा तो मेरे गांव में भी रजिस्ट्रेशन है, और जहाँ मैं पापा के साथ, पापा जॉब करते थे वहां रहती थी, तो वहां पे भी लोकल जनगणना होती थी। ओके, लेकिन एक इंसान दो जगह रजिस्टर नहीं हो सकता, वरना वो पॉपुलेशन जो एनालिसिस होती है उसमें डिस्टरबेंस होगा, समझना। तो वो पैतृक जो आपका एक प्रॉपर्टी वाला डिटेल निकालते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स लोग होते हैं, वहां पे पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वहां पे आपकी फैमिली ट्री मिल सकती है। दूसरा कहाँ मिलता है, जो जैसे हिंदू धर्म में आपके आपने शायद सुना हो बनारस, काशी, ठीक है, तो काशी वगैरह जो जगह है, गया बिहार में, काशी गया, यहाँ पे जो सारा वो आफ्टर डेथ वाला सेरेमनी करके पूरा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको बोलते हैं पंडा। ठीक है, पंडित लोग होते हैं, मतलब वो वहां पे रिकॉर्ड रखते हैं, जो बात के श्राद्ध वगैरह की पूजा कराते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ, श्राद्ध होता है, मतलब डेथ के बाद कराया जाता है, तो उसमें अभी जैसे पितर पच गया तो लोग कराते हैं, तो वहां पे भी एक रिकॉर्ड होता है। तो दिस इज लाइक अ ट्रेडिशनल रिकॉर्ड। एंड जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ जनगणना वाला, वो कैसा हो गया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो अपने जो फैमिली में होते हैं उनके बर्थ का और मृत्यु का, ठीक है, डेथ डेथ सर्टिफिकेट, एक कहते हैं ना पंजीकरण कराना चाहिए, तो रिकॉर्ड रखवाना चाहिए, तो उससे हिस्ट्री मिलती है कि हाँ कैसे क्या है। फिर तो जनरल है कि आपके जो भी ओल्ड एज के लोग दिख रहे हैं उनसे आप पूछो कि हाँ यहाँ क्या हुआ था, कितने लोग थे, कैसे थे, आधी बात वो छुपाएंगे, आधी बात बताएंगे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको रिकॉर्ड में भी मिल जाए, बट फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि हाँ इस तरीके की चीजें से ही आपको आइडिया लग सकता है, क्योंकि कोई भी लाइफ स्पैन इतना बड़ा नहीं है ह्यूमन का कि कोई 400 साल से यहाँ बैठ के तुम्हें 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी की हिस्ट्री बताने वाली। ओके बच्चों, समझ में आई बात, क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेशन वाली बात आ रही है, तो अभी उसी उसी प्रोसेस में हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ये तो पता चल रहा है कि हाँ उनके 3 बच्चे थे, उनके 9 बच्चे थे, लेकिन 9 बच्चे में से 2 के बारे में नहीं पता है वो मेल थे या फीमेल थे, बाकी पता है, तो आपने 7 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और 2 को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस विल बी कि हाँ कितना अनस्पेसिफाइड। ओके, आगे हो। अब कलर्ड बॉक्स आ गया। अब इस तरीके के कलर आपको नहीं आएंगे, आपको कैसे आएंगे वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, ब्लैक शेडेड आ गया, तो उसको क्या आप लोगे, डिजीज। अब ऑब्वियसली ये था मेल, तो ये मेल डिजीज, ये था फीमेल, यहाँ पे फीमेल लिखा है ना, ये फीमेल डिजीज। ये क्या है कि डिजीज तो है, लेकिन अगेन बात वही है कि सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, कि वो डिजीज बच्चा उनका मेल था या फीमेल था ये नहीं पता है, लेकिन डिजीज है। ओके, तो शेडेड पार्ट क्या शो करता है, आपका डिजीज। फिर ये सिंगल लाइन जो है, दिस इज द, यू कैन से, अगर यहाँ पे अगर हम आपको डिटेल में बोलें तो इसको देखते हैं, जैसे ये फैमिली का दिख रहा है, ठीक है, तो ये मैरिज लाइन होता है, कपल जुड़े हैं ये लाइन होता है, और ये डिसेंडेंट लाइन होती है, ठीक है। और ये अगली पीढ़ी की फीमेल हो गई, मतलब इसकी डॉटर हो गई, ये अगली पीढ़ी का मेल हो गया, मतलब इनका सन हो गया। इज इट क्लियर? तो अब इसको यहाँ पे पहले लिख दिया है, तो अब क्या हो गया, ये कपल है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, मेटिंग होगी। क्लियर है? सिंबल समझ में आ रहा है? सिंगल लाइन। ओके, फिर आपको डबल लाइन करके दे रहा है, मतलब कॉन्सेजीनियस मैटिंग, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, उनके बीच में शादी हुई, ठीक है, उनके बीच में एक ही, वो देखो वो खुद ही एक फैमिली ट्री में थे, लेकिन वहां पे सिंबल, मतलब सिंपल ऐसे समझो कि क्लोज रिलेशन में शादी अलाउड है, तो उनके बीच में शादी हुई, तो वो रिलेटिवली एक कपल बन गया। ठीक है, तो उस केस में आपको
डबल लाइन से शो करता हुआ मिलेगा। ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बहुत सा आपके लेवल पे नहीं आएगा फिर आपको ये मैंने बताया, इसमें दो जनरेशन दिख ही रहेगी आपको। फर्स्ट वाली क्या होगी, पेरेंटल जनरेशन। ये क्या है, मेल। ये क्या है, फीमेल। ये क्या हो गया, अगेन फीमेल मेल। लेकिन ये क्या हो गया, ये फादर, ये मदर, ये डॉटर, ये सन। एनी कंफ्यूजन। और ये क्या हो गई आपकी बेटा, मैरिज लाइन। ठीक है, ये डिसेंट मतलब प्रोजनी। ये सिबलिंग्स लाइन, ये सिबलिंग्स है। भाई बहन बोलते हैं ना अपन, सिबलिंग। क्लियर है सबको। ओके, फिर क्या दिख रहा है, फिर से देखो, अब ये क्या है बताओ, फटाफट बताओ, ये वाली लाइन क्या है। बताओ बेटा, ये ए लाइन क्या है। सिंबल समझ में आएगा तभी पेडिग्री समझ में आएगी, तभी डिजीज समझ में आएगा, और आपको कैलकुलेट करने को आएगा डिजीज। आपको फाइंड आउट करने को आएगा कि पैटर्न क्या है, डोमिनेंट है, रेसेसिव है, ऑटोसोमल है, सेक्स है, लिंक्ड है, कैसा डिजीज है। मैटिंग को शो कर रहा है मतलब मैरिड लाइन है। ठीक है, मैरिज लाइन है। ये क्या हो गया, डिसेंट। इन दोनों के बीच से लाइन आ रही है मतलब इन दोनों का बच्चा। ठीक, ये क्या है, ये सिंबल क्या शो कर रहा है बेटा। सन है या डॉटर है, सन है, ओके। चाइल्ड नहीं बेटा, सन है या डॉटर है, ये बताओ। सन है, और सन में कैसा है, डिजीज्ड है या नॉर्मल है। वेरी गुड श्रुति। ठीक है, तो डिजीज सन है, अफेक्टेड सन है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल रहता तो ब्लू कलर का, ये जो आपके सामने चार्ट है एनसीईआरटी में, इसके अकॉर्डिंग सिंबल कैसा यूज किया जा रहा है, ब्लू कलर। ओके, शेडेड आ गया तो मतलब डिजीज्ड है, और स्क्वायर यूज हुआ है तो सन है। 5, अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, जिसके बारे में कोई जेंडर नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे था सेक्स अनस्पेसिफाइड, नंबर कितना हो गया, 5। 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स। एक जनरेशन की ही 5 ऐसे लिखी हुई है, तो आप उसमें दूसरे जनरेशन को नहीं देख सकते, दूसरे जनरेशन को इंक्लूड नहीं करोगे, दूसरे जनरेशन में फिर दूसरा आपको हायरार्की बनाना पड़ेगा। एक बच्चा है, एक बच्चे की शादी इधर पे होगी तो फिर से एक हायरार्की बनेगी, फिर इनका बच्चा आया तो दूसरा जनरेशन आएगा। ओके, तो अगर एक ही बॉक्स के अंदर 5 लिखा है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ऑफ स्प्रिंग ऑफ सिबलिंग, मतलब सिबलिंग्स, उस जनरेशन के भाई बहन के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो दीज आर सिंबल्स यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। किसी सिंबल में कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये वाला सिंबल आया हुआ है और उसमें ये था क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब पहला बच्चा कौन होगा, ये पेंसिल से लिख लो। दूसरा बच्चा कौन होगा, ये। ओके, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, दिस इज ह्यूमन केस, तो इट कुड बी पॉसिबल कि दूसरा बच्चा फिर से गर्ल हो। कोई ब्लाइंडली आपको नहीं चलना है, पॉसिबिलिटीज, मैटिंग। ठीक है, मैटिंग में पॉसिबिलिटीज है कि फिर से सन हो, फिर से डॉटर हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है वो हमेशा, अभी आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, उसमें 50-50% सन, 50% डॉटर की पॉसिबिलिटी है, जब भी एक कपल फर्टिलाइज करेगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बेलो, मैटिंग लाइन, मैरिज लाइन, डिसेंडेंट लाइन, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। तो पेडिग्री में हमेशा लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट चाइल्ड होगा, एक लेवल पे, एक पेडिग्री पे, एक जनरेशन में। ओके, वापस आते हैं एनसीईआरटी। As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome. Same कहानी। ठीक है, क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है, इंफॉर्मेशन है, नाइट्रोजनस बेस होंगे, जीन बन रहा है, जीन कहाँ है, डीएनए पे,
जिसके पास इंफॉर्मेशन है। डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम का पार्ट है। यही तो आपकी कहानी चल रही है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. It is hence transmitted from one generation to other without any change or alteration. Without any change or alteration. Change और alteration हुआ तो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन है. However, changes or alteration do takes place occasionally. ठीक है, आपको पता है चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. Okay? अब ये जो आपको लिखा होना है विदाउट एनी चेंज, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए. हाउ कुड यू से कि विदाउट एनी चेंज? जब जब रिकॉम्बिनेशन होगा, जब जब जनरेशन पास ऑन होगी तो एनिमल है, ह्यूमन है, हायर एनिमल है, क्रॉसिंग ओवर होगा ही तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे ही. लेकिन ये किस चीज की बात कर रहा है? मतलब मैकेनिज्म जो है ह्यूमन ह्यूमन की तरह दिख रहा है, उसकी बात कर रहा है. तो आप सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस लिखा है कि ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस हो रहा है. ये इंफॉर्मेशन हाथ पैर स्किन का कलर हेयर प्रेजेंट होगा, आंखें दो होंगी, ये सारा पैटर्न क्या हो रहा है? विदाउट अल्टरेशन नॉर्मल केस में चल रहा है. इज इट क्लियर? समझ में आया? सच एन अल्टरेशन और चेंज, अल्टरेशन और अल्टरनेशन, ठीक है, लिखा गया है वो ध्यान देना. अल्टरेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल मतलब इंफॉर्मेशन अल्टर हो गई, ठीक है, अल्टर हो गई, चेंज हो गई, ठीक है. और अल्टरनेटिव मतलब उसका ऑप्शनल. अल्टरेशन, अल्टरेशन विल बी द राइट आंसर. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered gene और क्रोमोसोम, ठीक है. उसी को आप रिलेटेड किससे करोगे? जेनेटिक डिसऑर्डर से. और ऐसे पैटर्न से आप जेनेटिक डिसऑर्डर ही स्टडी कर सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी फैमिली में किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया तो उसके बच्चे का भी कटा हाथ पैदा होगा, ये पॉसिबल नहीं है. बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑन हिज जीन. उसके जीन पे वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है. हीमोफीलिया है तो उसके पैटर्न के ट्रांसफर होने की चांसेस है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो चांसेस है. हचिंगसन है तो चांसेस है, ठीक है. तो ऐसी डिजीज जो जेनेटिक से जीन से रिलेटेड है उनके चांसेस हैं. ओके बच्चा, अब देखो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस इमेज में दी हुई है. मैरिज लाइन, लाइन ऑफ डिसेंट, सिबलिंग लाइन. फटाफट ये इमेज बना लेना. ओके, आप एक छोटा सा इमेज बना के लिख लेना. फीमेल मेल अफेक्टेड विथ रेड डिजीज, ठीक है, डेथ डिजीज, इस तरीके से भी करते हैं. और ये भी है तो आपको बहुत उलझना नहीं है. देखो पेडिग्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती है. पेडिग्री एनालिसिस से बहुत पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना होता है. लेकिन आपके लेवल पे उतना टफ पेडिग्री नहीं है. ये ट्विंस को शो करेगा. देखो इसमें और इसमें फर्क है, ठीक. ये आया ऐसे शो कर रहा है, ये कैसे है? मतलब एक ही साथ दोनों बच्चे हुए हैं तो ये ट्विंस हो गया. ये सिबलिंग्स मतलब दो बार में. अडॉप्टेड, मिसकैरेज. ओके, ये सब आपके काम के अभी सिंबल नहीं है. आपको ध्यान जो देना है वो ही गया, काफी समझ में आ गया आपको. ये वाला ध्यान देना है, एक यहाँ से ये सिंबल ऐड करना. इमेज में एनसीईआरटी का सिंबल ना यूज करके क्वेश्चन में आपको ये भी सिंबल मिल जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है हेट्रोजाइगस करियर और फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव एलील. ये आप ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकता है आपसे. फिर अफेक्टेड का हो ही गया. ये क्या है? करियर हो गया, हेट्रोजाइगस करियर, ठीक है. डिजीज नहीं है लेकिन जीन उनके अंदर है. और जरूरी नहीं है कि वो इसको इस तरीके से शो करे. वो इसको क्वेश्चन में इस तरीके से भी शो कर सकता है. वाई? क्योंकि फिनोटिपिकली वो नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला सिंबल यूज कर सकते हैं. जीनोटिपिकली उसका जो डिजीज है वो आप ऐसे समझ लो, ठीक है.
और ये रेसेसिव डिजीज है, तो जब तक ये ए नहीं होगा तब तक ये एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ए वाला क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाला क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। उसके अंदर जीन की इंफॉर्मेशन है डिजीज की, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो एक्सप्रेस नहीं हुआ है उसको इससे दिखा सकते हैं। ये तीन चीज आप जरा ध्यान में रखना। ठीक है, दिस इज करियर, दिस इज अगेन करियर, एंड दिस इज अनअफेक्टेड, दिस इज अफेक्टेड। ओके, ये तो हो गया आपका मैरिज क्लोजली रिलेटेड, सेपरेटेड डाइवोर्स का कोई नीड नहीं है आपको, एंड आइडेंटिकल ट्विंस का आपके लेवल पे नहीं है। अब हम जो कहानियां कह रहे हैं आपको, इसको पेडिग्री में आप कैसे अप्लाई करोगे उसको देखो। दिस इज सिंपल, नथिंग, क्या है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो आप जब डिजीज का पैटर्न देखते हो तो आप डिजीज को डिवाइड करते हो दो कैटेगरी में ब्रॉडली। एदर you study for the Mendelian disorder or you go for the study of chromosomal disorder। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा ना बेटा, वो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करेगा, क्योंकि हमेशा आपका डिप्लॉयड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यही प्रोसेस चलेगा। सिंपल क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, कहाँ मियोसिस हो रहा है, कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या चेकर बोर्ड होगा, वो सब आपको एक रिकॉल हो ही रहा होगा, दिमाग में आ ही रहा होगा। तो अब हम देखें कि किस तरीके से पेडिग्री में पढ़ेंगे चीजों को, कैसे एनालिसिस करेंगे, या कुछ पूछना है। ओके चलो, अटेंटिव होकर एकदम सुनना, और कहीं पे भी लिंक आपका लगे कि भूल रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो जस्ट आस्क में पूछो वो चीज। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेडिग्री, तो ऑब्वियसली आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ रखा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी एक साइड में करते हैं इसको, कौन सा डिसऑर्डर है क्या है वो बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है। ठीक है, तो रॉबर्ट्स फैमिली है, कैरसन फैमिली है, दो फैमिली की ट्री दी हुई है, और ट्री कितने जनरेशन की है, 1 2, रो जितना दिखे आपको उतना जनरेशन। ठीक है, तो 3 जनरेशन की ट्री है, पहली चीज। इज इट क्लियर, हर एक पॉइंट समझना। दो फैमिली की ट्री है, एक फैमिली की ट्री नहीं है, दो फैमिली की ट्री है, और 3 जनरेशन की ट्री दिख रही है। ठीक है, अब दो फैमिली है तो ऑब्वियसली पेरेंट कितने होंगे, दो इधर दो इधर। तो ये हो गया आपका फीमेल, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ये हो गया फादर, ये हो गई मदर, ये हो गई फादर, ये हो गया मदर। फर्स्ट जनरेशन दोनों फैमिली की। सेकेंड जनरेशन में ये वाले फादर मदर के 3 बच्चे। ठीक, ये वाले फादर मदर के, कायरन और डैन के 3 बच्चे। दो फैमिली क्यों दिए हम, क्योंकि हम इस ट्री में देख रहे हैं कि इन दोनों फैमिली से जो डॉटर है रॉबर्ट्स फैमिली की, उसकी शादी हो रही है सन कार्सन फैमिली के। ओके बच्चा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जाके हमें एक डिजीज मिला, एक पर्सन जो कि डॉटर होगी उसके अंदर हमें डिजीज दिखी। कौन सी डिजीज है वो डिफरेंट बात, लेकिन बेटा हम जो समझा रहे हैं वो समझना आप। तो कहानी ये आई निकल के कि रॉबर्ट्स फैमिली में एन नॉर्मल थी, बिल नॉर्मल था, कोई डिजीज नहीं है, कैरन नॉर्मल थी, डैन भी नॉर्मल था। देयर इज ऑल द 4 पेरेंट्स आर नॉर्मल। अभी मैंने ये वाला सिंबल दिखाया था आपको, ये वाला हाफ शेडेड वाला क्या है, हेट्रोजाइगस करियर है। ठीक है, करियर राउंड है तो फीमेल हो जाएगा, करियर स्क्वायर है तो मेल हो जाएगा। तो दे आर करियर, लेकिन फिनोटिपिकली दे आर नॉर्मल। इज इट क्लियर? हम्म, ठीक है बच्चा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? जो अभी बता रहे हैं बस उतने स्टेप को समझो। ये क्लियर है ना सबको, कि ये चारों पेरेंट्स देखो, ये तो टोटली नॉर्मल है, इसके में तो कोई डाउट ही नहीं। ये आपको शेडेड दिख रहा है, ये हाफ शेडेड दिख रहा है, ये हाफ शेडेड दिख रही है। इस केस में ये क्या है, दे आर करियर, तो फिनोटिपिकली दे आर हेल्दी। हेल्दी है तो आप नॉर्मल दिखा रहे हो उनको, उनमें कोई डिजीज ही नहीं था, लेकिन वो डिजीज को कैरी कर रहे थे। नाउ व्हाट, अब क्या होने वाला है, भाई इनका बेटा हुआ, इनकी बेटी हुई, ये कहीं रहते थे, ये कहीं रहते थे, सब नॉर्मल नॉर्मल लग रही थी, कहानी सही लग रही थी।
लेकिन जब उनकी शादी कराई गई और उनके बेटे की बेटी हुई तो वो डिजीज हो गया। समझ में आया? तो एन और बिल के तीन बच्चे दिखाए गए, तीन में से दो आपको नॉर्मल दिख रहा है, एक करियर बेटी थी। फिर आपको कार्शन फैमिली के भी तीन बच्चे हैं, बेटा था बेटी थी, एक बेटा एक बेटी नॉर्मल आया और एक बेटा जो है वो भी करियर है। अब करियर के एक्सप्रेशन होने के चांसेस यही है कि जब दोनों ही होमोजाइगस रेसेसिव में आए तो एक्सप्रेस हो जाएंगे, डिजीज हो जाएगी। वही तो हो गया उनके में। इज इट क्लियर? बताइए बेटा जी, तो ये कुछ आपको अलग लगा क्या? तो अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है वो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि गैमेट के अंदर जीन कौन सा आया, गैमेट का फ्यूजन हुआ, दो जीन कौन से फ्यूज किए, डोमिनेंट डोमिनेंट फ्यूज किया, डोमिनेंट रेसेसिव फ्यूज किया है या रेसेसिव रेसेसिव फ्यूज किया है, तो जाइगोट की कंडीशन क्या होगी? दिस इज नथिंग, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चा, अब हम कह रहे हैं, अभी हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम नॉर्मल कह रहे हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा तो हम उसको क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज है इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी से, स्मॉल सी से। ओके बच्चा, तो स्मॉल सी के कॉम्बिनेशन यहाँ होंगे क्या? नहीं, इसमें डिजीज नहीं था तो ये क्या हो सकता है? ना कैपिटल सी भी नहीं हो सकता, नहीं तो डिजीज नहीं होता, मतलब करियर ही नहीं होता। तो यहाँ कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बचा, कैपिटल सी स्मॉल सी का। तो ये वाला पेरेंट कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाला पेरेंट कैपिटल सी, ये वाला पेरेंट कैपिटल सी स्मॉल सी, ये वाली पेरेंट कैपिटल सी स्मॉल सी। इज इट क्लियर? दोनों के डिप्लॉयड 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 हम वो जीन लिख रहे हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जीन और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म सबके अंदर दो दो सेट होंगे, होमोलॉगस पेयर होंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो सेकेंड जनरेशन की पॉसिबिलिटी देखते हैं एक फटाफट। क्या पॉसिबिलिटी है सेकेंड जनरेशन की? अगर हम ये इसको, अब हम इनके केस में क्या हो सकता है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यही पॉसिबिलिटी है। कैपिटल सी जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये कैपिटल सी कंडीशन है, ये भी कैपिटल सी कंडीशन है। मैंने बोला बेटा ध्यान रखना, ये ह्यूमन है तो एक कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा बार आ सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। और ये क्या हो गया, ये डॉटर है और करियर है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, डिजीज नहीं है। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन आप ले लो। ओके बच्चा, तो तीनों बच्चों में ये पैटर्न आया, सेम वे में यहाँ पे आया कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे आया कैपिटल सी, यहाँ पे आया कैपिटल सी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती है क्या? नहीं बचती है, क्योंकि डिजीज है ही नहीं, तो स्मॉल सी हुआ ही नहीं है, इनको बच्चे ही नहीं आया स्मॉल सी कॉम्बिनेशन का। इज इट क्लियर? जबकि आप ये देख रहे हो कि ये कैपिटल सी स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी है कि सी आ जाता तो ये डिजीज होता, लेकिन इनकी जो जनरेशन की हिस्ट्री है उसमें उनको डिजीज बच्चा नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिजीज की है। नाउ अगेन वही तो हो रहा है, फिर से देखो कैपिटल सी स्मॉल सी के बीच में शादी हो गई। अब क्या हुआ, जो सीसी यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो थर्ड जनरेशन में सैली को जाके डिजीज हो गई। तो शैली का जीनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हुआ, रेसेसिव होमोजाइगस। किसको समझ में नहीं आया? इज इट क्लियर? इंटरेस्ट से समझोगे आ जाएगा, कुछ ऐसा हम तूफानी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी होता है। तुम्हें नहीं समझा, क्या चीज नहीं समझा बेटा? गैमेट क्या होता है ये समझ में आता है, पेरेंट क्या हो रहे हैं ये समझ में आ रहा है, पेरेंट्स है पेरेंट्स के बच्चे होंगे ये समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने, ये फीमेल है ये मेल है, हाफ सेडेड है मतलब उनके अंदर डिजीज के जीन हैं वो कैरी कर रहे हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इसलिए वो हेल्दी भी है। तो ये हेल्दी, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन
इसकी कॉम्बिनेशन के चांस है। देखो ये कैपिटल सी होता है तो ये पूरा हेल्दी हो जाता है ये वाला। क्यों? क्योंकि डिजीज के पैटर्न को आगे जाना है, जाने का पैटर्न हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो कैरी कर रहा था, वो डिजीज्ड नहीं था लेकिन उसके अंदर रेसेसिव पार्ट था, और रेसेसिव अपने आप को सेग्रीगेट किया अगली जनरेशन में जाके सैली के फॉर्म में, और रेसेसिव रेसेसिव आया तो डिजीज्ड हो गया। ये चल रही है कहानी। ये हो गए सिबलिंग्स 1 2 3, ये हो गए सिबलिंग्स इस फैमिली के 1 2 3। इनके बेटे और इनकी बेटी की शादी हुई, शादी से इनको जो बच्ची हुई उसमें डिजीज आ गई, और ये डिजीज कहीं पे भी नहीं थी, तो कहाँ से आ गई? इसका मतलब इसके पेरेंट्स करियर थे, और करियर डिजीज के एक्सप्रेस होने की चांसेस जब तक वो सेक्स लिंक ना हो तब तक सिर्फ और सिर्फ तभी है जब मदर और फादर दोनों डिजीज नहीं हो लेकिन दोनों उस जीन को कैरी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? और नहीं भी आ रहा है तो आगे और देखो, समझ में आएगा। और देखो ध्यान से, अब हमारे पास देखो कुछ कहानी हम सुनाते हैं तुम्हें कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वो डोमिनेंट होगा, डिजीज होगी, या तो वो रेसेसिव होगी। दो ही पॉसिबिलिटी है। इतना ही पढ़ाया मैम ने, कुछ नया तो पढ़ाया नहीं है। इसके अलावा कुछ पढ़ाया गया तुम लोगों ने? या तो डोमिनेंट होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। रेसेसिव होगा तो ऑलवेज होमोजाइगस रेसेसिव में ही वो एक्सप्रेशन आएगा। अब बात आती है डोमिनेंट है तो आपके पास दो तरीके के क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एलोसोमल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो डोमिनेंट है तो अगेन पॉसिबिलिटी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और सेक्स लिंक लिख देती हूँ मैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज है और डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है और सेक्स लिंक है। सेम वे में रेसेसिव के दो पॉसिबिलिटी, या तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होंगे या तो वो डोमिनेंट पे होंगे। इज इट क्लियर? ऑटोसोमल हो या सॉरी सेक्स लिंक हो। ओके बेटा, एग्री? चलो तो 1 मिनट। देखो बेटा तुम इसको प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी यूट्यूब से नहीं पढ़ेगा। यूट्यूब से पढ़ोगे वो शॉर्टकट बताएंगे और जब सॉल्व करने जाओगे तो उनके शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगी। पेडिग्री आपको मैं जितना कराऊंगी उतनी प्रैक्टिस करो, और उतना ही रखना है आपको। वो सारे कॉम्बिनेशन आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद से सारे कॉम्बिनेशन देखो ना कि सारे पॉसिबिलिटी, कुछ नया थोड़ी ना आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि डिजीज जो है वो या तो डोमिनेंट हो सकती है या तो रेसेसिव हो सकती है। ठीक है? फिर रेसेसिव के दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपके 22 क्रोमोसोम पेयर के जो ऑटोसोम्स है वहां पे हो, उस पे उसके जीन प्रेजेंट हो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। सेम वे में 22 इधर ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड 1 आपका क्या हो जाएगा? इसको दो तरीके से लिखता हूँ, मेरा मिक्स हो जा रहा है, 1 मिनट। डोमिनेंट पहले लिख दिया मैंने ना, तो ऑटो 22 ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड वाला डोमिनेंट है। सेक्स लिंक के अगेन दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे हो या तो वाई क्रोमोसोम। देखो मैं तो पॉसिबिलिटी बता रही हूँ तो मैं सारी की बात कर लूंगी। ठीक है? सारी भी नहीं जा सकती तुम लोग यहाँ पे। एक्स पे कितने जीन पे है वो होता है डेप्थ, किस जीन पे है, दैट इज द डेप्थ ऑफ स्टडी। ठीक है? किस प्रोटीन के इंटरेक्शन से वो डिजीज हुआ, जैसे हीमोफीलिया में फैक्टर 8 जो आपका ब्लड कोएगुलेशन कास्केड है, वो कोड नहीं होता है, फैक्टर 8 फॉर्म नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डेप्थ बेटा। अभी डेप्थ तो नहीं है, ये तो तुम्हें हल्के हल्के से बता रहे हैं। तो डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, सेक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है। सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो फिर से पैटर्न कहाँ जाता है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे होगा या तो वाई क्रोमोसोम पे होगा। तो आपको पॉसिबिलिटी पता है कि आपके एक ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमोसोम पे आप बात करते हो, कहानी खत्म। ठीक है? या तो ये आएगा तो भी 23 है, या तो
वो एक्स जाएगा तो भी 23 है। ठीक, सेम वे में रेसेसिव है तो फिर से वही बात आती है, या तो ऑटोसोमल होगा या तो सेक्स लिंक्ड होगा। या तो इस 22 क्रोमोसोम पे कहीं जीन होंगे जिसकी आप बात कर रहे हो, या तो सेक्स लिंक की बात कर रहे हो। तो फिर से दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो वो एक्स पे होगा या तो वाई पे होगा। कैसे, कितना, कैसे ये आगे जाएगा वो हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, ले लो इसके स्क्रीनशॉट। अब इसी को मैं रिवर्स कर दूं, फिर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, करके देख लेना। और इसी को अगर मैं रिवर्स करूं बेटा फिर से, तो देखो, हम कह रहे थे कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है, हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटोसोमल डिजीज है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, आप दोनों तरीके से चलो, वो ज्यादा इजी रहता है कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो ऑटोसोमल में फिर से दो पॉसिबिलिटी आ गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। उसी फ्लो चार्ट का आपको रिवर्सिबल एक तरीके से दिखता है। सेक्स लिंक में फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो जीन डोमिनेंट हो क्रोमोसोम पे जिसमें इंफॉर्मेशन है, या तो वो रेसेसिव हो। ओके, अब डोमिनेंट में फिर से आपका यहाँ पे रेसेसिव डोमिनेंट में फिर से दो दो केस आ जाते हैं, या तो वो एक्स पे हो या तो वाई पे हो, या तो एक्स पे हो या तो वाई पे हो। और डोमिनेंट में जीनोटाइप के बेसिस पे फिर से दो केसेस आ जाते हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। समझना क्या बोल दी मैं यहाँ पे। ओके, रेसेसिव का एक ही केस होता है, रेसेसिव का एक ही केस होगा फीमेल के केस में, और यहाँ पे XAY मेल के केस में। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कछु क्लियर हो रहा है? सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रही हूँ मैं। जीन के ट्रेवल होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे आगे जाएगा। ऑटोसोमल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। अगर आप बात करते हो सेक्स लिंक, तो आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स है एक वाई है, तो या तो एक्स से रिलेटेड डिजीज होगी या तो वाई से रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, अब वाई से रिलेटेड डिजीज की जादूगरी ये होती है कि वाई से वाई, वाई से वाई, वाई से वाई, मतलब मेल जब भी बनेगा, मेल में कोई डिजीज होगी तो उसकी 100% चांसेस हैं वो क्रॉस होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी मेल विदाउट वाई के कंट्रीब्यूशन से बन ही नहीं सकता। और वाई पे डिजीज है मतलब वो पेरेंट से सन में, सन से ग्रैंड सन में वो ट्रेवल ही करेगा, ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए ये वाली डिजीज की आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते। कंफ्यूजन कहाँ होती है? एक्स लिंक। आई बात समझ में? है बेटा? क्लियर है? गुड, तो अब देख लेते हैं कुछ और पॉसिबिलिटीज कैसे स्टडी करते हैं इसको। अब ये आपके सामने एक छोटी सी पेडिग्री दी, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, एक कपल और उनके बच्चे, ज्यादा कहानी नहीं है अभी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल का केस है। ऑटोसोमल दो तरीके से हो सकता है, या तो डोमिनेंट हो या तो रिसेसिव हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या 22 नंबर गैमेट बनेगा तो वो हाफ आएगा। ठीक है, और गैमेट होमोलोगस ही हो, गैमेट में होमोलोगस का एक पार्ट ही आएगा, तो यू कैन आल्सो से कि 22 क्रोमोसोम की बात कर रहे हो। अब समझो ध्यान से, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट की पहली तो कंडीशन ये है, डोमिनेंट होगा तो पेरेंट में डिजीज दिखेगा ही दिखेगा, और हर जनरेशन में डिजीज दिखेगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डोमिनेंट डिजीज होगी तो वो पेरेंट में होगी, एक पेरेंट को होगी, और एक पेरेंट का कंट्रीब्यूशन अगर वो सेक्स लिंक्ड वाई नहीं है, एक्सेप्ट सेक्स लिंक्ड वाई पे नहीं हो, तो वो
हर जनरेशन में, और वाई के भी केस में मेल में जाएगा ही जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो, अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आप ये समझो कि डोमिनेंट है तो आपको जनरेशन में दिखेगा। अभी आप ऑटोसोमल की बात कर रहे हो, उसी पे रहो। तो 22 पेयर में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई मदर से जो जीन आ रहे हैं वो मदर भी डिजीज है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, और फीमेल मेल भी डिजीज है, मतलब फादर भी डिजीज है। तो मदर और फादर दोनों ही अफेक्टेड है, ठीक। लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि एक डॉटर हेल्दी कैसे आ गई ये भी आपको डिकोड करना है। तो अब मैंने कंडीशन ले ली कि ऑटोसोमल है, तो एक्स वाई की बात ही नहीं करते, हम डायरेक्ट बात करते हैं। कोई डिजीज है ए डोमिनेंट हो सकती है, ए डोमिनेंट हो सकती है। सेम वे में इधर पॉसिबिलिटी क्या है, मेल की भी एक दो पॉसिबिलिटी है। डोमिनेंट है ये आपको दिख रहा है, लेकिन वो कौन सा डोमिनेंट है ये आपको नहीं पता है। तो फिर से मेल की भी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो कैपिटल है हो, या तो वो कैपिटल है स्मॉल है डिजीज तो डोमिनेंट तो है। लेकिन जीनोटाइप क्या है, एदर दिस और दिस। ओके। अब अगर आप इसको लेके चलोगे, देखना कंडीशन, अगर आप इसको लेके चलोगे, भले ही दोनों के केस में आप यहाँ पे ये ले लो, लेकिन यहाँ ले लिए ये, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, हर क्रॉस में अब ए से ए गैमेट बनेगा और एक से ए बनेगा, तो हर क्रॉस में आपको ए यही दो पॉसिबिलिटी है, 1:1 वाला कॉम्बिनेशन आएगा। तो उस केस में बेटा जी आपको हर बच्चा डिजीज मिलेगा, हर बच्चा डिजीज मिलेगा, तो ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रही है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, लेकिन पेरेंट क्या है, अब यही पॉसिबिलिटी बची। तो इस पॉसिबिलिटी में जो भी कॉम्बिनेशन आप चेकर बोर्ड में बनाओगे उसमें पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके। तो यहां से आपके दो गैमेट, यहां से दो गैमेट, तो क्रॉस कर लो बेटा, ए सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ए ए ए ए ए ए ए ए। तो ये वाला हेल्दी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। एक कॉम्बिनेशन हेल्दी आया, प्रोबेबिलिटी है उसके हेल्दी होने की। अगर हम कैपिटल ए ले लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए हमने कैपिटल ए को पहले डिनाई किया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमने इसको खत्म किया, ये नहीं होगा। फिर हम इससे चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक डॉटर हेल्दी दिख रही है तो हमें एक डॉटर हेल्दी भी ढूंढनी है। अगर हम डोमिनेंट ले लेते तो डॉटर हेल्दी नहीं मिलती। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर से लिखो। अरे बेटा ये कोई जीन है जो ट्रांसफर कर रहा है डिजीज, ठीक है। अब हमें एक श्योरिटी दिख रही है भाई ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, अफेक्टेड है और ऊपर लिखा हुआ है डोमिनेंट, ठीक है। अगर ये रिसेसिव अफेक्टेड होता तो अलग बात होती, वो हम अलग कहानी चलती, ठीक है। दैट विल बी मोस्ट रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन कि फादर भी डिजीज मदर भी रिसेसिव डिजीज, चारों होमोजाइगस पेयर, तो सारे बच्चे होमोजाइगस ही होंगे, फिर तो कुछ बचता ही नहीं, सब डिजीज होगा। तो उस कंडीशन में भी ये डिनाई हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है पैटर्न में कि एक डॉटर हेल्दी है, इनकी डॉटर हेल्दी है, तो हेल्दी डॉटर को लाने के लिए हम पैटर्न देख रहे हैं। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में किसी को भी मदर या पेरेंट के जेनेटिक डिसऑर्डर के कॉम्बिनेशन को आप होमोजाइगस डोमिनेंट लोगे, तो होमोजाइगस डोमिनेंट से बनने वाला गैमेट दिस, इससे फ्यूज करने वाला गैमेट की पॉसिबिलिटी, आपने एक हेट्रोजाइगस ले लिया, चलो ले लो मन करे तो, दोनों होमोजाइगस ले लोगे तो फिर ऑल आर कैपिटल ए सभी डिजीज हो जाएंगे, कहानी खत्म, हमें हेल्दी डॉटर नहीं मिलेगी। अगर हमने एक एक डोमिनेंट ले लिया है, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिया है, तो कहानी तो भी खत्म है। कॉम्बिनेशन आपको या तो ए मिलेगा या तो ए मिलेगा, तो ये करियर आनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि इस पेडिग्री में रिप्रेजेंट नहीं किया गया और उसको हेल्दी दिखा दिया। ओके।
लेकिन हम कह रहे हैं भैया डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट की दो पॉसिबिलिटी है आपकी, ये करियर नहीं हो सकती, फिर ये भी डिजीज ही आएगा। डोमिनेंट अपने को एक्सप्रेस करेगा, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस करेगा बेटा, इसकी प्रेजेंस डिजीज कॉज कराएगी, करियर नहीं बनाएगा। रेसेसिव डोमिनेंट हेट्रोजाइगस में रेसेसिव जब आप पढ़ते हो तो वो करियर होगा। इज इट क्लियर बेटा? तो इसका कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी रेसेसिव एज टू अफेक्टेड पेरेंट्स कुड नॉट हैव एन अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, इसलिए ये क्या है, रेसेसिव नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, और कुड नॉट हैव एन अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अगर आप इसको रेसेसिव रेसेसिव कर देते तो रेसेसिव रेसेसिव में ये हमेशा रेसेसिव ही आते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इनके पास, तो ये भी डिजीज आता है, ये भी डिजीज आता है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आपको नहीं मिलती। अभी समझ में आया? तो ऑटोजोम की बात थी, इसलिए एक्स वाई कोई बात ही नहीं की हमने, सिंपल ऑटोजोमल क्रोमोजोम लिया, उसका कॉम्बिनेशन देखा हमने, ये डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट ले रहे हैं केस, तो डोमिनेंट के केस में हमें होमोजाइगस डोमिनेंट मिल जाए या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिल जाए। हमने दोनों केस लेके देखे, तो होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में तो सारे बच्चे डिजीज आएंगे, क्रॉस ये कहता है, लेकिन हमें एक हेल्दी डॉटर मिल रही थी, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन अब एक ही बचता है, होमोजाइगस डोमिनेंट तो कैंसिल हो गया, तो अब कॉम्बिनेशन क्या बचा, ए ए, तो ए को क्रॉस कराएंगे तो इससे दो गैमेट, इससे दो गैमेट, कॉम्बिनेशन में ए ए ए ए ए ए, ये डिजीज ये हेल्दी रहेगा, तो हेल्दी वाला ही तो हमें मिल रहा है। अभी क्लियर है बेटा? एफर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ, सोचो, मैं जो बात बोल रही हूँ उसको एग्री तो करो, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सोचो कि क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। गैमेट बनाना याद है ना, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 हो गया, तो नंबर ऑफ गैमेट 2, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दो ए एक साथ आ ही नहीं सकता, तो गैमेट में हाफ, जितने जीन उसका हाफ कर दो, एक गैमेट में नंबर ऑफ जीन 1। क्लियर है? परिहा, ईशा, केतकी, मुजहर, पार्थ, प्रफुल्ल, समृद्धि, श्रुति, श्रेयस, यश, श्वेत। इज इट क्लियर? और आपको थोड़ा भी टफ लग रहा है तो एक बार और इसी लेक्चर को सुन लेना, और सुनो भी मत, मैं तो कहती हूँ खुद से करके देखो ना। तुम्हें इतना तो सेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिया, मेल फीमेल बता दिया, डॉटर मदर फादर क्या होते हैं ये तुम्हें पता है, तो जस्ट ड्रॉ द पैटर्न, ड्रॉ करो, खुद से बैठ के ड्रॉ करो, आधा एक घंटा टाइम दो इसको, निकल के आएगा बेटा, सारी पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, कुछ नया तुमको निकल के आता है मुझे बताओ। ठीक है, अब ऑटोसोमल में ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, रेसेसिव। रेसेसिव की कहानी बहुत सिंपल है, रेसेसिव के केस में पेरेंट्स की पॉसिबिलिटी डिजीज और नॉन डिजीज होने की दोनों चांसेस। ठीक है, अब इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, नॉन डिजीज दिख रहा है, तो ये करियर हो सकते हैं। ठीक है, करियर होंगे, जब दोनों ही करियर होंगे तभी जाके कोई बच्चा डिजीज मिलेगा। ऑटोसोमल की बात है, तो ऑटोसोमल में टू unaffected parents is surely that parents are heterozygous carrier। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस रेसेसिव नहीं पाएंगे बेटा, हेट्रोजाइगस, क्योंकि इनको करियर बनना है, कैरी करना है। हेट्रोजाइगस रेसेसिव तो कोई केस ही नहीं होता, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट केस होता है, याद है ना? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी क्या है, ये डिजीज आ रही है और इसको आप रेसेसिव ले रहे हो, तो अगेन आप ए से लोगे, ए से लोगे, या ए से लोगे, और आप बोल रहे हो कि ये रेसेसिव ट्रेट है, तो जब तक ए का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा कोई डिजीज हो ही नहीं सकता, तो कैपिटल ए को लेके अगर आप चलोगे दोनों केस में, तो उस केस में आपके सारे ऑफ स्प्रिंग तो ए वाले बनेंगे, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि डिजीज ही करें, डोमिनेंट रेसेसिव डिजीज के केस में डोमिनेंट आर द नॉर्मल, इसमें डिजीज की कंडीशन क्या है, ए
ये आपको क्वेश्चन को डिकोड करते वक्त सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। डोमिनेंट डिजीज है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी रहेगी, ए। लेकिन वो रेसेसिव डिजीज है तो उसके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो जब ऐसे आएगा तभी वो डिजीज होगा। ओके बच्चन, तो अब देखो ये तो बहुत सिंपल चलेगा, ध्यान से देखो। अब आप इसको ए तो नहीं ले सकते हो क्योंकि आप रेसेसिव पैटर्न देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं ले सकते वो आप करके देखो। ए आपने लिया तो आपको सारे कॉम्बिनेशन ए मिलेंगे, और ये रेसेसिव डिजीज है मतलब विदाउट ए ये डिजीज नहीं हो सकता। दिस इज नॉर्मल, इनफैक्ट दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल केस है ये, और सिर्फ ये है जो डिजीज फिनोटाइप को शो करे। ठीक है, तो उस केस में आपको फिर से क्या लेना पड़ेगा, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, यहाँ पे ऑप्शन आया ए और ए का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का दिखेंगे कैसे, नॉर्मल, फिनोटिपिकली नॉर्मल, जीनोटिपिकली करियर, डिजीज को कैरी करने वाले, डिजीज दिखाने वाले नहीं है। ठीक है, तो दे आर हेट्रोजाइगस करियर, तो पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस। इसका कॉम्बिनेशन जब बना तो आपका फिर से वही बात है, ए ए सेम चेकर बोर्ड, ए ए ए ए ए ए ए, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये डिजीज। अब मजे की बात यहाँ पे देखो, जो बीच में दो टिक लगाए हैं मैंने नॉर्मल के, वो फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे और डिजीज को क्या करेंगे, कैरी कर जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये सेक्स लिंक नहीं है तो ये भी करियर हो सकता था, ये भी डिजीज हो सकता है, ये भी करियर हो सकता है, ये भी मतलब डॉटर सन का कोई इसमें रिलेशनशिप नहीं है कि सेक्स पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है कि मेल होगा तभी डिजीज होगा या फीमेल होगा तभी डिजीज होगा। वो सेक्स लिंक रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज में आ जाएगा। ये समझ में आया? तो पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस एंड पेरेंट्स मस्ट बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दोनों ही केस में होंगे। यहाँ पे करियर की बात कर रहे हो आप, वहां पे आप नॉर्मल ले रहे हो, डोमिनेंट में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में डिजीज की बात कर रहे हो। तो दोनों ही कंडीशन में मैंने करके दिखाया कि ये ए और ए क्यों नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे ए भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे भी ए नहीं है कि हो सकता है क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन है, तो पेरेंट ए नहीं है। पेरेंट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो या तो ए हो या तो ए हो या तो ए हो। अभी ये सबसे सिंपल वाला है। तो डोमिनेंट की बात की जाएगी, सुनो अभी, डोमिनेंट डिजीज की बात की जाएगी तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आएगी डिजीज की। ठीक है, और रेसेसिव डिजीज की बात की जाएगी तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। रेसेसिव करियर की बात की जाएगी, अब इसको मार्क कर रही हूं मैं, तुम भी नोट कर लेना, रेसेसिव करियर की बात की जाएगी तो सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी आएगी, दिस इज recessive career, this is recessive disease, and these both are the dominant disease। इतनी कहानी समझ में आई? ये तो हुआ सिर्फ अभी ऑटोजोमल पैटर्न, समझ में आया? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हम चाहते तो आज लेक्चर खत्म करके चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन समझाना ज्यादा जरूरी, एक लेक्चर और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर है? अभी क्या दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई कि एक्स लिंक या सेक्स लिंक आपका डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव हो सकता है। ठीक है, ये तो बताया मैंने, ब्लैक स्क्रीन की थी तो मैंने बताया था कि सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे रिलेटेड डिजीज हो। सेक्स लिंक में अपने पास दो ऑप्शन है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई में अगेन दो ऑप्शन है, डोमिनेंट और रेसेसिव का, डोमिनेंट एंड रेसेसिव का। यहाँ पे कुछ रेसेसिव वाला केस ही नहीं होता है, सब डोमिनेंट डोमिनेंट चलता है वाई में। वाई रहेगा तो क्या रेसेसिव क्या डोमिनेंट, उसमें डिजीज है तो है, मतलब वाई तो सन में जाएगा ही जाएगा। देखो, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रॉस करेंगे तो बेटा देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, जब भी बच्चा बनेगा सन तो वो वाई तो लेके ही आएगा। ठीक है, तो वाई लिंक डिजीज होगी तो वाई में जाएगी ही जाएगी, तो इट इज
इट ऑलवेज शो द एदर रेसेसिव और डोमिनेंट, जो भी डिजीज होगा वो रेसेसिव ट्रेट भी आगे जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट भी आगे जाएगा, उसका कोई हेटेरोजाइगस सप्रेसर वाला कंडीशन ही नहीं आएगा। तो हर जनरेशन में डिजीज कंडीशन दिखेगी मेल में अगर वाई लिंक है, क्योंकि वाई कभी फीमेल में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप वाई को स्टडी नहीं करोगे। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में आप क्या स्टडी करोगे? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। तो आपको ये वाला पोर्शन स्टडी करना, कल देखेंगे इसको। इज इट क्लियर? चलो अच्छे से रिवाइज करो, ओवर हो रहा है टाइम, रिज्वाइन मत करना आप। और कुछ भी डाउट हो तो थोड़ा इसको पेडिग्री बना के देखना और फिर मुझे पूछ लेना, आज ही पूछ लेना। चलो अच्छे से रहो, बढ़िया पढ़ाई करो। ओके बेटा, गुड डे। न्यूमेरिकल कराएंगे इसके पहले।